उत्तर प्रदेश के 80 संसदीय क्षेत्रों में से एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट। ऐतिहासिक रूप से भी ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, ठाकुरद्वारा, कांट और बड़ापुर शामिल हैं। साल 1952 से ही मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ऐसा है कि हर लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से सांसद बदलते रहते हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने यहां जीत हासिल की, तो 2014 में भाजपा से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह यहां से चुनाव जीते। 2009 में कांग्रेस से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले सिटिंग सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया। बाद में पार्टी ने हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में मानी जाती है। यहाँ पर कुल 52.14% हिंदू और 47.12% मुस्लिम जनसंख्या है। वहीं अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा में मतदाताओं की, तो जिला बिजनौर के अंतर्गत आने वाली बरहापुर में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,90,000 थी, तो महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,70,000। वहीं मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा में पुरुष मतदाता करीब 2 लाख, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,83,000 है। ठाकुरद्वारा में भी करीब 2 लाख पुरुष, तो महिला मतदाता करीब 1,76,000 है। मुरादाबाद देहात की बात करें तो यहाँ भी पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 2 लाख ही है, तो महिला मतदाता 1,84,000। बात मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी पुरुष मतदाता 2,84,000 के करीब हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख के करीब। मुरादाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत लगभग 20.5 लाख वोटर्स हैं। आबादी का अगर मैं बताऊं तो लगभग 35 लाख की आबादी इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता होगा। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मुरादाबाद शहर हो गया, मुरादाबाद ग्रामीण है, कांट है, ठाकुरद्वारा है और एक विधानसभा बढ़ापुर बिजनौर जनपद की है। तो कुल 4 हमारे विधानसभा क्षेत्र मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत आते हैं और एक इसमें मुरादाबाद बिजनौर जनपद के अंतर्गत आता है। इसका अगर मैं एक्सपेंस आपको बताऊं तो जो ठाकुरद्वारा विधानसभा है वो बिल्कुल उत्तराखंड की सीमा से लगता है, और जो बढ़ापुर है वो बिजनौर जनपद में लगता है, वो भी उत्तराखंड से सटा हुआ जनपद है। और मुरादाबाद शहर, ग्रामीण और कांट ये बिल्कुल मुरादाबाद के बीचों बीच आते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की अपने हस्तशिल्प को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी अच्छी पहचान स्थापित है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इस शहर को ये नाम दिया गया। यहाँ बनाए गए पीतल के उत्पाद भारत की संस्कृति, इतिहास, विविधता और विरासत को दर्शाने का काम करते हैं। यहाँ पर घरेलू इकाइयों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पर पीतल के उत्पादों में हस्तशिल्प की जाती है। मुरादाबाद बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शहर है। यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हैंडीक्राफ्ट से संबंधित मुरादाबाद जनपद से होता है, और एक अंदाज़न लोगों का एक अंदाज़ा है कि लगभग 50 से 60% ऑफ टोटल जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इस शहर से होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक व्यावसायिक शहर है ट्रेडिशनली भी, और अपने पीतल नगरी के नाम से ये जाना जाता है, विख्यात है। तो यहाँ पे मेटल वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, जो कि यहाँ का हमारा ODOP भी है।
यहाँ के कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक, आकर्षक और कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां मुख्य शिल्प हैं। इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद शहर देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर है। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ मुरादाबाद में और आप जो ये देख रहे हैं मुरादाबाद का पीतल का कारोबार है, जो कि पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में बनते हैं। आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद की उन गलियों में जहाँ पीतल का काम होता है। अमूमन ज़्यादातर जो पीतल का कारोबार है मुरादाबाद में ही बेस्ड है। छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में ये काम होता है। ज़्यादातर रोज़गार का जो माध्यम है आज मुरादाबाद में वो पीतल पर ही निर्भर है। यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहचान आज जो मुरादाबाद की है वो पीतल का कारोबार ही है, पीतल के बर्तन ही हैं। किस स्थिति में लोग यहाँ काम कर रहे हैं आज उनसे बात करते हैं, समझते हैं पीतल के कारोबार को लेकर। ये बताइए कब से इस काम को कर रहे हैं? 1999 से काम कर रहा है। तो ये जो काम है कैसा काम है, कितना रोजगार आपको मिल जाता है, किस तरह से चल रहा है? ये लगभग 500 रुपये हम जाते हैं दिन भर में। लगभग घर घर के अंदर कारखाना है मुरादाबाद में। कुछ ही घर होंगे ऐसे बचे हुए कि जिसमें कारखाने नहीं होंगे ना, तो ज़्यादातर ये पीतल और क्या नाम है एल्युमिनियम का काम है। रंग भरने की बात कही आपने, तो ये रंग भर के ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो इसके बनने तक जो इसमें कितने चरण हैं, मतलब जैसे ये रंग भरना है, इससे पहले नक्काशी है, ये क्या क्या है पूरा बताइए, शुरुआत कैसे होती है? इसमें पहले ढलाई होती है, ढलाई के बाद में इसमें मतलब छिलाई होती है, छिलाई के बाद में इसमें नक्काशी होती है, फिर उसके बाद में रंग भरा जाता है। इसमें रंग भरने के बाद में मार्केट जाता है, फिर मार्केट में ये बिकता है। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद मशहूर था, लेकिन अब इसमें और भी धातु आने लगे हैं। जैसे ये एल्युमिनियम की हम बात करें, आदमी को सस्ता चाहिए, माल हो गया महंगा पीतल का, तो इसलिए एल्युमिनियम में बन गया। अभी जो है हमारा सिर्फ सैंपल तैयार हो रहा है, सैंपल के बाद में वो पास होता है तो प्रोडक्शन आगे बढ़ता रहता है। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जैसे कि पॉलिश है, निकिल है और कलर वगैरह होते हैं, बहुत से आइटम हैं। तरक्की वो लोग कर रहे हैं जो हमसे ऊपर हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, जो हमसे जो सप्लायर हैं। तरक्की वो सिर्फ वो लोग कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आप 10 साल बाद भी आएंगे तो वही गली वही रोड दिखाई देंगे आपको। हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उन कारखानों की तरफ जहां पर ये कारीगरों के बाद माल पहुंचता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस कारखाने के मालिक हाजी यामीन जी। हाजी साहब ये बताइए, जो पीतल का कारोबार है बनता हुआ आ रहा है, अलग अलग दुकानों पे, छोटे छोटे मकानों में काम ये हो रहा है, बनाने से लेकर ढलाई से लेकर नक्काशी तक, उसके बाद ये आपके कारखाने में पहुंचता है। क्या तरीका है, इसके आगे की क्या कार्रवाई होती है, इस पूरे तरीके को बताइए। किस तरह से ये बनते हुए आता है, फिर आप तक पहुंचता है, फिर आगे कैसे ये मार्केट तक आता है? भाई पहले तो हम टूटा हुआ माल जगह जगह से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में इसकी सिल्ली बनाते हैं, सिल्ली बनाने के बाद में ढलाई कराते हैं, ढलियों को देते हैं, फिर खरात होती है इसकी, खरात होने के बाद में फिर इसकी पॉलिश होती है, फिनिशिंग होती है, कलर होता है, उसके बाद में हमारे पास आता है ये। फिर उसके बाद में हम इसको पैक करके जहाँ जहाँ मतलब को ऑर्डर होता है हमारा, दिल्ली, जयपुर, बम्बई जो सभी है वहाँ सप्लाई कर देते हैं हम। पहले हम मतलब कि 100 रुपये लगा के 10 रुपये कमाते थे, आज 500 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, आमदनी वही की वही है। स्टार्टिंग सरकार एक तो प्रदूषण की बात सामने आई, तो भट्टियाँ हैं, वो भट्टियों का जन्म जो है 250 साल पहले घरों के अंदर हुआ, और घरों के अंदर आज भी भट्टियों में वो काम क्योंकि होता है। लेकिन प्रदूषण के मामले में सब परेशानियाँ सामने आ रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारा ये घरों के अंदर यहाँ काम होता है, जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया, इसको हमारे इलाके को सरकार ये आज टू कैटेगरी में इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ घोषित करके,
ताकि हम अपने घरों के अंदर यहाँ आसानी से काम कर सकें। अगर सरकार को कुछ 5 कॉलोनी बनानी है तो मुरादाबाद के बाहर काफ़ी इलाका वहाँ बनाए, और हमारे दस्तार हैं उनको भी मकानों की खास तौर समस्या है, तो उसके लिए एक दस्तार कॉलोनी हमारी यहाँ पर बननी चाहिए। जिस तरह से मज़दूर जिस स्थिति में यहाँ काम करते हैं, ऐसे में उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हुनर की जहाँ तक बात है, उनको भी मेहनताना पूरा मिलना चाहिए और मुनाफे का हिस्सा भी उन तक पहुँचे। लेकिन साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर इनकी मांग भी है। साथ में ये मांग भी करते हैं कि जो अपने स्थानीय जो इनकी सरकार है, स्थानीय सांसद से भी अपनी ये मांग करते हैं कि इनकी सुविधाओं को देखा जाए। ये जो सिल्ली मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पीतल की सिल्ली है। यही सिल्ली एक कारीगर के हाथों से, फौलाद के हाथों से बनकर आपके घरों में जो ये नक्काशी भरे ये बर्तन, घर के ये सजो सामान जो पीतल का आपके घरों में पहुंचता है, वो इसी प्रक्रिया के तहत पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, जानेंगे और बताएंगे आपको। हमारे साथ कारीगर मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके की ये प्रक्रिया पूरी होती है। भट्टी पे इसे सिल्ली को रख कर तोड़ते हैं, पहले गरम करके तोड़ के फिर ये है इसमें पिलगाया जाता है, घड़िया है ये। इसे पिलगा के इसके अंदर फिर हम इन्हें साँचे में ढालते हैं इसे। फिर हम इसके अंदर अभी जैसे माल लोटा हुआ दिखाया हमने पीतल बिरास, इसके अंदर लोट के तो ये पीस बन जाता है। तो ये जो है सबसे पहले पीतल की सिल्लियाँ आती हैं। ये सिल्लियाँ कहाँ से आती हैं? जो ये बनता है आपको कौन सामान देता है, और ये बनने के बाद इसमें और कितने चरण हैं? इसमें पहले बड़ी भट्टी होती है एक, जहाँ से सिल्ली आती, बड़ी भट्टी से सिल्ली गलती है। कच्चे माल आते हैं, जाली, चूनस, कच्चे तोड़ा, उससे ये सिल्ली बनकर आती है बड़ी भट्टी से। फिर ये कारखाने जाती है, जिनके यहाँ जाता है माल, जहाँ से आता है। फिर उनके यहाँ से माल ला करके हम इसे पीस बना करके किलो के हिसाब से दे करके आते हैं, तोल के लाते हैं, तोल के दे के आती है बराबर। जो आपको एक बता दूं, इस पूरे काम के दौरान जो ये सामान है, ये सामान पूरा जो बनता है पीतल का, ये सब तोल के भाव पे बिकता है। लेकिन जब तक आपके हाथों में और शोरूमों के ज़रिए पहुंचता है, वो पीस के हिसाब से कीमत वसूलते हैं। कीमतें कई गुना मुनाफा आप तो वो लोग कमाते हैं जो इसके कारोबारी हैं, जो इसके हुनरमंद हैं, जो इसके फ़नकार हैं, जो कारीगर हैं। उन तक वो मुनाफा, वो पैसा, वो इज़्ज़त, वो मान, वो सम्मान नहीं पहुंच पाता। अब ज़रूरत है इस कारीगरी भरे हाथों को, उनका जो हुनर है उन तक वो सही रकम पहुँचे, वो सही मान सम्मान पहुँचे। पीतल से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुरादाबाद की एक और पहचान के बारे में, जो है यहाँ की मुरादाबादी दाल। इसके पीछे का इतिहास काफी रोचक है। कहा जाता है मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद, जिन्होंने मुरादाबाद शहर की स्थापना की थी, ने दाल के साथ प्रयोग किया और मसालों का बदल बदल कर इस्तेमाल किया, और इस तरह से मुरादाबादी दाल का जायका लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अभी हम मौजूद हैं मुरादाबाद में, और मुरादाबाद की सबसे फेमस है यहाँ की मूंग की दाल। जो मूंग की दाल बनाने वाले हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप कब से इसको काम कर रहे हैं और क्या है इसका इतिहास? इतिहास कह रही है, शुरू से ही बचपन जब हम छोटे थे, जब पिताजी वगैरह वो काम करते थे दाल के पहले ही। ये अब ज़्यादा हो चुकी है, पहले इसका इतना मोल नहीं था। कुछ सालों के में ये ज़्यादा ही दाल का प्रोग्राम हो गया। दाल जो होती है वो हल्दी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, जो कोई नुकसानदेह नहीं होती है। इसमें पेट भरा हो क्या, हल्की खाने पे खा सकते हैं किसी भी चीज़ में, और इसका कोई भी नुकसान वाला एहसास नहीं है। अब हमारे साथ जो है अमित जी मौजूद हैं, जो लखनऊ से हैं और इस दाल को एंजॉय कर रहे हैं और बड़े चाव से खा रहे हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे दाल के बारे में आप? क्या बात है, मतलब मूंग की दाल का जो पर्सपेक्टिव है वही चेंज हो गया। मूंग की दाल कभी कंसिडर की जाती थी बीमारियों की दाल है, जब बीमार होते थे मूंग की दाल, और हम अवॉइड ही करते थे बचपन में। बट जो यहाँ की मुरादाबाद की मूंग की दाल है, इसकी बात ही अलग है। मतलब टेस्ट भी है, हेल्दी भी है, बेस्ट पार्ट है इसमें कोई मसाले नहीं है। तो ये थे अमित जी जिन्होंने बताया, वो लखनऊ से आए हैं, और जो थे अमित जी के साथ जो बेच रहे हैं आनंद दाल वाले, उन्होंने बताया वो 27 सालों से बेच रहे हैं, और दाल का जो स्वाद है लोगों को बहुत पसंद है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक भी है।
अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत रुचि वीरा ने समाज सेवा से की और 2006 से 2009 तक वो बिजनौर जिला बोर्ड की अध्यक्ष रहीं। वहीं 2014 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से विधायक रहीं। रुचि वीरा को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और इस सीट से जीत दर्ज कर रुचि वीरा 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गईं। 2005 से जो सांसद जी हैं रुचि वीरा जी, वो पॉलिटिक्स में आई। यहाँ बिजनौर की ज़िला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। उसके बाद विधायक बनी समाजवादी पार्टी से और आपके हस्बैंड कुंवर उदयन वीरा जी 2015 में यहाँ ज़िला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए और इस बार पार्टी ने उन पर यकीन किया और वहाँ मुरादाबाद से सांसद बनी। सबसे बड़ी बात इस परिवार की और इस ख़ास तौर से रुचि वीरा जी की ये है कि अगर हिंदुस्तान में, मैं कह सकता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 20 सेकुलर लोगों को तलाशा जाएगा तो उनमें से एक नाम रुचि वीरा जी का भी आएगा। मैं रुचि वीरा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सांसद बनने के बाद रुचि वीरा ने मुरादाबाद के विकास और जनहित के मुद्दों पर सक्रियता से काम किया। रुचि वीरा की उपलब्धियों में उनकी त्वरित और प्रभावी चुनावी रणनीति, पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका और सांसद के रूप में मुरादाबाद के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता शामिल है। मुरादाबाद की सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। लोगों के लिए हर पल हर समय उपलब्ध रहने वाली रुचि वीरा से मिलने वालों का तांता लगा रहता है। वो हर किसी की बात को ध्यान से सुनती हैं और समझती हैं और उसके हिसाब से उसके निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। मुरादाबाद में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर है। यहाँ मुरादाबाद में एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए और एक एम्स जैसा अस्पताल यहाँ होना चाहिए। ये बहुत पिछड़ा वो है हमारा शहर, यहाँ गरीब ज़्यादा हैं। यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं है जिससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल सके। मैडम से हम यही कहते हैं कि केंद्र सरकार से कहकर यहाँ एक विश्वविद्यालय बनवाएं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके और वो आगे बढ़ सके और उन्हें नौकरी मिल सके। उत्तराखंड को जाने वाला सैलानी है जो नैनीताल है या उत्तराखंड में काशीपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर चलने वाले जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं वो बहुत जल्द समस्या से समाधान होगा, ऐसी मैं अपनी सांसद से उम्मीद करता हूँ। मैम के प्रति जैसा भी सुना था अब तक कि मैम बहुत अच्छी हैं, सबकी हेल्प करती हैं, उसी तरह से मैम ने आज किया भी। मैम भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। सर्वधर्म समभाव उनके अंदर इतना गहराई से उतरा हुआ है कि वो हर धर्म के त्योहारों में शामिल होती हैं। वो गुरुद्वारे जाकर मत्था भी टेकती हैं तो सालाना उर्स में शामिल होकर वहां चादर भी चढ़ाती हैं। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर दिन हो चाहे रात वो लोगों की दुख तकलीफ में हमेशा उनके साथ खड़ी होती हैं। यही नहीं, वो बाजारों में घूम घूम कर व्यापारियों से उनकी समस्याओं और क्षेत्र के विकास के लिए बात करती हैं। जनता के प्रति लगाव और जिम्मेदारी को परिवार भी अच्छी तरह समझता है और परिवार भी चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा है। परिवार को पूरा एक टीम की तरह काम करना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र चाहे विधायक का हो और सांसद का तो और भी 5 गुना बड़ा होता है, तो डेफिनेटली उनको काफ़ी हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है और मतलब कब थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस फैमिली को मतलब सपोर्ट कह लीजिए कि सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम पूरी तरह कोशिश करते हैं क्योंकि मैं देखती हूँ जितना वो मेहनत करती हैं और जितना जनता से उनको प्यार मिलता है उसको देख करके हमें लगता है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने का हर तरीके से प्रयास करें। जब ये बनी थी जिला पंचायत अध्यक्ष तो हमने इनसे कहा था जी अब आप हाउस की हेड हो,
अब आप कंट्रोल करो इसे, नहीं तो अक्सर इंडिया में ये होता है कि हस्बैंड पीछे बैठता है। हमने पूरा चार्ज इन्हें दिया एंड बहुत ही बखूबी इन्होंने निभाया। वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर संसद में भी लगातार सक्रिय रहती हैं, चाहे प्रश्नों के माध्यम से क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे उठाना हो या राष्ट्रीय महत्व की चर्चाओं में हिस्सा लेना। बजट में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अपने अब तक के छोटे से कार्यकाल में लोगों के बीच अच्छी जगह बना ली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा जी। रुचि जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, पहली बार आप चुनकर आई हैं बतौर सांसद, आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? किस तरह से आपने अब तक के राजनीतिक सफ़र को जिया है और क्या आप आगे की चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो संसद टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं राजनीति में, क्योंकि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि रही, मेरे ससुर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, क्षेत्र की लोगों की मदद करते रहे और लोगों की अपेक्षाएं मुझसे भी थीं, इसलिए मैं राजनीति में आई। पहले मैं ज़िला पंचायत की अध्यक्ष बनी, उसके बाद मैं विधायक भी रही और अब इस वक्त मैं सांसद हूँ। तो क्षेत्र के लोगों की विकास में और समस्याओं में उनकी मदद कर सकें, इसलिए मैं राजनीति में अब से लगभग 18-20 वर्ष पहले आई। क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और आने वाले 5 सालों में आप अपने क्षेत्र को कहां देखती हैं? देखिए, मुरादाबाद मूल रूप से एक पीतल नगरी के रूप से जाना जाता है। यहाँ पीतल का बहुत बड़ा कारोबार होता है। यहाँ के कारोबार से जो मतलब फॉरेन करेंसी जनरेट होती है और हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। जो देहात क्षेत्र है वो कृषि से जुड़ा हुआ है और जो बुनकर होते हैं वो देहात में काफ़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। पहले यहाँ इंश्योरेंस मिलता था दस्तकारों को, वो वर्तमान में समाप्त हो गया है। एक तो मैंने उसकी मांग करी है। दूसरे, यहाँ पर जो दस्तकार हैं उनकी ई-वे बिल की 50,000 की लिमिट है, तो हमने मांग करी है कि वो कम से कम 3 लाख रुपए के माल पर उनको ट्रांजिट में सुविधा मिल जाए ई-वे बिल पर। दूसरी हमारी क्षेत्र में समस्या है कि मतलब उनको बार बार जो SEZ बना है हमारे यहाँ, उसमें हर साल या जल्दी जल्दी उनको जो अप्रूवल लेना पड़ता है उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए। एक हमारे दस्तकारों की ये मांग है। और एक मांग ये है हमारे दस्तकारों की कि जो उनकी अभी GST की लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया जाए, मतलब 1 करोड़ तक की उनको GST पे छूट मिल जाए। एक ये है। तो ऐसी ही तमाम समस्याएं हैं दस्तकारों के संबंध में। मैंने अभी ये मांग करी है माननीय मंत्री जी से, वस्त्र मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं हमारे गिरिराज जी, उनसे मैंने मांग की है कि जो 15% सब्सिडी सूत पर मिलती है बुनकरों को, वो भी हमारे जनपद में नहीं मिल रही है, वो मिलनी चाहिए। सभी विधानसभाओं की अलग अलग समस्याएं होंगी, उनको मिला के आप क्या देखती हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं बाकियों में, किस तरह की योजनाएं आप लेके आ रही हैं, किन भविष्य की योजनाओं पे आप काम कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो हमारा जो बढ़ापुर क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बहुत बड़ा है। PMGSY है, उससे हमने मांग करी है कि ये सड़कें बने। भाई, सड़कें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की लाइफलाइन होती है, तो सड़कों की मांग करी है हमने। और एक हमारी ये है कि हमारे यहाँ गुलदार की बहुत समस्या है, ख़ासतौर से बढ़ापुर में और ठाकुरद्वारा में, हमारी विधानसभाओं में, कि गुलदार जो है वो किसानों पे हर साल हमला कर रहे हैं। और पिछली बार भी मतलब 30 से ज़्यादा किसान जो है वो गुलदार के द्वारा मारे गए। तो सरकार कुछ ऐसा करे कि किसान जो है भयमुक्त होकर के अपने खेत में काम कर सकें, गन्ने का उचित मूल्य मिले, ये हमारी मांग है। और एक ये है कि हमारे यहाँ एम्स की हमने सदन में मांग रखी थी, क्योंकि मुरादाबाद कमिश्नरी है, मुरादाबाद के आसपास कोई एम्स नहीं है। दिल्ली
कि एम्स पर बहुत ज़्यादा दबाव है। 432 के नाम से एक रेलवे क्रॉसिंग है कांठ में, उस पे हम चाहते हैं कि ओवर ब्रिज बन जाए ताकि जो घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग पे वो ना करना पड़े, और जो जितना भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बिहार से आने वाले लोग हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हों, और चाहे बंगाल से आने वाले लोग हों, उनको उस क्रॉसिंग से गुज़रना पड़ता है। हरिद्वार जाने के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने के लिए, तो वहाँ एक ओवर ब्रिज की बहुत मांग है। हमने माननीय मंत्री जी को एक पत्र देकर भी अवगत कराया है। आप विधायक रही हैं, अब सांसद हैं, ऐसे में अपने क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी की तरह आप कैसे काम कर सकती हैं कि बतौर विधायक आप क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को निचले स्तर पर देखती आई हैं और काम किया है, बतौर सांसद आप उन्हीं क्षेत्रों के फैलाव को देख रही हैं सबके साथ, तो ऐसे में एक कड़ी की तरह आप कैसे काम करेंगी? प्रयास करेंगे कि सदन में अपनी बात को रखें और माननीय मंत्री लोगों से मिलें कि जिससे हमारी सड़कें शहर की भी, मेरे यहाँ एक नगर निगम भी है और उसमें सड़कें मतलब सुदृढ़ हों, अच्छी सड़कें बने, चौड़ीकरण हो, और इसी तरह से गांव में जो सड़कों को तोड़ दिया गया है उन सड़कों का पुनः निर्माण हो और लोग मतलब अबाधित रूप से आ जा सकें। शिक्षा से आप जुड़ी रही हैं, कई स्कूलों में का स्थापना आपके परिवार द्वारा की गई, लड़कियों को शिक्षा देने पर आपका जोर रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। देखिए, मेरे परिवार का हमेशा ही ये मानना रहा कि अगर आपके क्षेत्र के लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियां। मेरे ससुर साहब ने अब से 51 साल पहले लड़कियों के लिए एक अलग से डिग्री कॉलेज बनाया, इंटर कॉलेज एक लड़कियों के लिए अलग से बनाया, क्योंकि पहले थोड़ा सा कोएड में जाने की प्रथा नहीं थी, और पूरा परिवार ही इस फील्ड में लगा हुआ है। कई सारे विद्यालय हम लोग चला रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन का भी है, और इसी तरह से चाहते हैं कि मुरादाबाद में भी काम करें, और यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में बन रही है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी शुरू हो, और न केवल मुरादाबाद बल्कि आसपास के और जनपदों को भी हम लोगों को बरेली इतनी दूर ना भागना पड़े, और करीब में ही हमारी यूनिवर्सिटी होगी। राजनीति में लगातार सक्रिय रहती हैं, ऐसे में परिवार के प्रति जिम्मेदारी को आप कैसे निभा पाती हैं? वो संतुलन आप कैसे बिठा पाती हैं? वो तालमेल कैसे होता है? कैसी होती है आपकी दिनचर्या? देखिए, मैनेजमेंट है टाइम का। जब क्षेत्र में आवश्यकता होती है तो क्षेत्र में रहती हूँ, और वहाँ से आने के बाद अपने परिवार का पहले तो सबसे पहले तो हाउसवाइफ ही होती है कोई महिला, तो सबसे पहले यही है कि घर में जो भी काम होते हैं, घर के लोगों को जो वक्त की ज़रूरत होती है और जो भी महिलाओं के काम होते हैं, वो मैं बहुत शौक़ है मुझे करने का, और मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से घर की भी जिम्मेदारी उठाती हूँ। जब अपने संसदीय क्षेत्र से लौटती हूँ, अपने घर आती हूँ, तो घर आकर के पूरी तरीके से फिर एक मतलब एक पत्नी, एक माँ, एक घर की सदस्य होने के नाते मैं कामों में लग जाती हूँ, लेकिन कहीं भी अपने क्षेत्र के लोगों को उसकी वजह से कोई नेग्लेक्ट नहीं करती मैं, और क्षेत्र का में भी और लोगों से मिलने का भी मुझे बहुत शौक़ है, और लोगों के साथ समय बिताना भी मुझे अच्छा लगता है। मैम, आपने समय दिया संसद टीवी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से, जिन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनकी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सजग हैं वो भी उन्होंने बताया, परिवार को लेकर और क्षेत्र की जनता के बीच में जो तालमेल है उसे कैसे बिठाती हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। संसद टीवी के लिए मुरादाबाद से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।